हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सौमी एंड यू आर वाचिंग सौमीज टेक टिप। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आने वाली हूँ। वो है फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, विच इज़ अबाउट केमिकल इक्वेशंस एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चे लोग क्या होते हैं कि केमिकल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा फंसते हैं। और 10th क्लास का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर एज फार एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़ दिस चैप्टर। क्योंकि 9th में थोड़ा बेस ख़राब रहता है, तो अचानक से ये चैप्टर आता है ना, तो फिर सब लोग को झटका पड़ जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम दूसरे चैप्टर्स में आते हैं ना, तो ये इजी पढ़ने लगता है। ये बेस है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। ये बेस चैप्टर है क्योंकि, ठीक है। तो मैं एमसीक्यू लेके आई हूँ। ये चैप्टर का एमसीक्यू कंपैरेटिवली बाकी जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स के जो एमसीक्यू होते हैं उससे अगर कंपेयर करने जाओगे ना, तो ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो मैं अपने स्क्रीन को थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों? तो एक होता है केमिकल चेंज, ये 9th में पढ़ा होगा, केमिकल चेंज, और दूसरा होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 1, तो केमिकल चेंज कैसा होता है? इट इज़ इरिवर्सिबल, मतलब ये इरिवर्सिबल है। ये कभी वापस वो सब्सटेंस वापस क्रिएट नहीं हो सकता। तो केमिकल इक्वेशंस में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, बस रिएक्टेंट फॉर्म में नहीं आ सकते। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो मैच करेगा, बताओ? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। एक बार अगर दही बन गया दूध से, तो क्या वापस बन सकता है? नहीं बन सकता। और राइपिंग ऑफ फ्रूट, एक बार अगर फ्रूट्स पक जाते फिर वापस कच्चे नहीं हो सकते। गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से सॉल्ट लाना आसान है ना। वापस इवेपोरेशन के थ्रू हम वापस भी ला सकते हैं। बर्निंग ऑफ, एक बार क्या होता है, वुड जल जाता है तो वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, सारे केमिकल इक्वेशंस वो तो याद करने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी इक्वेशंस जितने भी हैं, इवन एक्टिविटी के भी है, उन सब से भी आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, NaOH प्लस X Al2O3 Y NaAlO2 प्लस H2O। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि X एंड Y की जो वैल्यूज़ है ना, वो आपको डालने पड़ेंगे। तो आपको पहले केमिकल बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। तो एक बार लिख के मैं दिखाती हूँ। 2NaOH प्लस X Al2O3 क्या बना रहा है? Y NaNaO2 प्लस H। अब देखो, इसमें आपको एक चीज़ समझाती हूँ। यार ध्यान से देखो, रिएक्टेंट साइड में Na के पहले 2 है, तो यहाँ Y के आगे क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी चीज़ है, 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। अब Al, अगर मैं यहाँ पर 2 डाल देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 डालती हूँ, तो बहुत ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं x की जगह कुछ भी ना डालूँ, 1 डाल दूँ, तो पर y की जगह तो 2 डालना पड़ेगा। y मेरा 2, ये तो सही है। अब यहाँ पे मैं अगर 1 डाल देती हूँ, तो क्या बैलेंस हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं यहाँ पे 2 डालती हूँ तो ये बैलेंस हो जाता है, समझ लो। जैसे अगर मैं बैलेंस करती हूँ तो Na के कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे? रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं। Na के रिएक्टेंट साइड में भी 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, ठीक है। वैसे अगर मैं बोलूँ Al, तो Al रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो इस वाले साइड में अगर यहाँ पे 2 रख रही हूँ तो ये भी 2 हो जाता है। तो ये दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। बिल्कुल वैसे एक और क्वेश्चन ये वाला, इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें X, Y एंड Z तीनों दे दिया गया है। अच्छे से आराम से देखो, अच्छे से इसको एक बार, हमेशा ये सब ना कॉपी में लिख देना चाहिए ये सब। चलिए करते हैं ये वाला। Na2 प्लस XCl MnCl2 प्लस Y H2O प्लस ZCl2। अब मैं आप लोग जैसा करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, क्या होता है, वो सोचता है ना। टीचर्स को तो पहले से सब कुछ आता है, वैसा नहीं कर सकते।
मुझे बच्चे से ही सोचना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ कुछ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है Cl2 यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या डालूँगी? कुछ हिंट मिल रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगी? 2 डाल दूँगी। क्या डालूँगी? 2। अगर मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया है, यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो y क्या होना चाहिए? तो y होना चाहिए 1। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि क्या होगा, रिएक्टेंट साइड को ज़रा देखो। रिएक्टेंट में अगर H2 है तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 करना पड़ता है ना। अब यहाँ पे Cl, अब यहाँ पे Cl क्या होगा? ये Cl क्या होगा? क्या लगता है? ये Cl क्या हो रहा है? अभी तक मुझे x मिला है 2, x मिल गया है 2। ओके, तो एक मुझे 2 में x मिला है 2, y मिला है 1, पर ये तो मेरे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ओके, ज़रा देखना पड़ेगा इसको। ये ऐसे मैच नहीं हो रहा है, तो कैसे करना पड़ेगा? देखिए, ये क्योंकि हिट एंड ट्रायल टाइप का चीज़ है, ये हिट एंड ट्रायल हो रहा है। हर इक्वेशन एक्चुअली हिट एंड ट्रायल पे बेस होता है, ठीक। तो ये मैच नहीं हो रहा है। ओके फाइन, 2 को लेके नहीं हो रहा है ये चीज़, तो क्या करोगे? अगर 2 को लेके चीज़ हो नहीं रही है तो हम क्या करेंगे? इस चीज़ को ऐसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे। देखो, डरना नहीं है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक बार में कभी नहीं होता ये सब चीज़ें। तो बट यू हैव टू, अगर 2 से नहीं हो रहा है तो ऑप्शन को फिर से चेक करो। 6 तो नहीं होगा, ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो रहा है। ऑप्शन 1 को छोड़ दो, ठीक है। ऑप्शन डी भी नहीं हो रहा है, तो मतलब डी एंड ए को छोड़ दो, बस 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। बी को, एक बार बी को ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। मतलब x को 4 लेके देखो ज़रा, MnO2 + 4 HCl, MnCl4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्या? तो प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे क्या डालेंगे फिर। अगर यहाँ पे मैं 4 डाल रही हूँ तो यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा, Z पे 1 डालना पड़ेगा, ताकि यहाँ एंड यहाँ करके Cl के 2 + 2 हो जाए और 4 आ जाए। तो एक ये हो सकता है, मतलब x4 Z1, मतलब ऑप्शन बी लग रहा है, पर ऑप्शन बी सही नहीं है। क्यों ऑप्शन बी सही इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे मुझे 2 डालना पड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ 4 बनने का हालात बन रहा है, यहाँ 4 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा। ओके, तो यहाँ अगर 2 डाल दिया तो 4 एंड ये मैच हो जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी होगा। समझ रहे हो? मतलब आपको प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड दोनों को लेके चलना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करो कि हॉल में बहुत बच्चों को नहीं बनने वाला ये वाला। ये आया 2023 में, ठीक है। एक और बार ट्राई करते हैं, एक और बार क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। चलो, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, वो इतना आसान थोड़ी होता है, बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो। ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई, ये NCERT का इक्वेशन है, याद करना है तो याद कर लो, नहीं याद होता तो हिट एंड ट्रायल इज़ द बेस्ट थिंग। पहले लिख लो, हमेशा लिख लेना चाहिए पहले, ठीक है। अब क्या दिख रहा है? जो भी तुम यहाँ पे लिखोगे ए में, वो सीधा का सीधा रिएक्ट करवा जाएगा यहाँ पे, मतलब जो नंबर ए पे है वो इससे मैच होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे Cl भी है, Cl3 है, एंड अगर यहाँ Cl3 है, यहाँ पे कुछ मैचिंग होनी चाहिए, यहाँ पे मैचिंग होनी चाहिए, और जो यहाँ पे होगा वो इसके साथ मैचिंग होगा। हो गया ना कॉम्प्लेक्स? ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स वाला चीज़ होता है। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। ऑप्शन 1 के साथ एक बार ट्राई करके देखते हैं। हमेशा हिट एंड ट्रायल किया करो, इसमें ऑप्शन से लिया करो। तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन ए को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए की जगह 1 डाल देती हूँ, 1 Al2O3 + बी जैसा है वैसे रहने दो अभी के लिए। अगर यहाँ पे 1 हुआ तो यहाँ पर भी 1 तो नहीं होगा, मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो मतलब Al प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। Al जो होगा, Al प्रोडक्ट साइड में 2 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 2Al लिख दी। इसका मतलब A हो गया है मेरा 1, C हो गया है मेरा 2, A से मैच हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 एंड ये 3, 6 हो रहा है,
तो मुझे Cl6 प्रोडक्ट साइड में चाहिए होगा, तो ये B क्या होगा, ये 6 हो जाएगा। B6 मतलब B हुआ मेरा 6, ओके, यहाँ 6 हो गया, तो मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, Al2O3 प्लस 6HCl इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस, अब ये हाइड्रोजन रह गया है, तो यहाँ 2 है, यहाँ मैं 6 लिख दिया है, तो ये क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 2 6H2O, तो ये मेरा पूरा हुआ। इसका मतलब मेरा जो D होगा वो 6 होगा, अच्छा 6 सॉरी 6 नहीं 3, तो 6 हो जाएगा। एक बार मैच करके देखें, हाँ ओके, सारे बैलेंस है, जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना प्रोडक्ट साइड में भी है, मतलब इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, तो ऐसे हॉल में जाके दिमाग यूज़ करना पड़े। देखिए ऐसे क्वेश्चन 2024 पे आया हुआ है, इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी टफ भी होते हैं, वो उस साइड में इसलिए बोलते हैं कि केमिस्ट्री 10 का बहुत टफ आता है। चल, when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separates out, मतलब एक रेसिड्यू बन रहा है। द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये सीधा का सीधा NCERT का क्वेश्चन है। NCERT क्वेश्चन में जब ये सब आता है कौन सा होगा, ये NCERT क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बता दे तो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ती है, कुछ चीज़ ब्लाइंडली याद करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन 6 पे आते हैं। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। सबसे पहले क्या करना है बच्चों को, बेटा तुम लोग ना हमेशा याद रखना, क्विकलाइम ये याद रखना है। क्विकलाइम में क्या होगा, CaO एंड स्लेक लाइम, इसमें पानी होता है CaOH, ठीक है, ये याद रखना है। तो बोला है क्विकलाइम एंड वाटर, क्विकलाइम मतलब CaO प्लस वाटर, क्या हो सकता है एक अंदाज़ा मार के बताओ। ये तो ये NCERT का है, ये चूना पानी वाला एग्जाम्पल है, क्या होगा बताओ, इसका होगा C। आई होप बच्चों को समझ में मतलब समझ आ जाता है, अभी तक तो आ ही जाता है, क्योंकि क्या होता है बार बार आप एक ही चीज़ को पढ़ते हो ना तो याद हो जाता है ये वाला। इसमें बहुत हीट एक्सक्यूट होती है एंड इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक होता है मतलब हीट बहुत इवॉल्व होता है। अब ऐसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 7 वाले क्वेश्चन नॉर्मली तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर आ गया तो थोड़ा सा दिक्कत आता है, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड टाइप्स क्वेश्चंस हैं। देखो क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट इज poured 100 ml ऑफ वाटर इन अ बोतल, एडेड 40 ml विनेगर टू इट। विनेगर डाले हैं, विनेगर क्या होता है सबसे पहले याद रखना, विनेगर से आना चाहिए एसिटिक एसिड के बारे में दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। विनेगर डाल दिए है, अ बलून वॉज फिल्ड विथ 220 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा वॉज मिक्स एट द माउथ ऑफ द बोतल स्लोली टेकिंग शेप ऑफ द बलून। मतलब क्या हो रहा है, ये जो बीकर देख रहे हो, ये जो पूरा बीकर है तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने डाला है पानी, एंड उस पानी के अंदर हमने थोड़ा सा विनेगर डाल दिया है, एंड जो बलून है उसके अंदर बेकिंग सोडा। इसका मतलब अंदर कुछ रिएक्शन होने वाला है, और जो भी रिएक्शन होगा इसके कारण ये बलून फूल रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन होता है, यहाँ से बबल्स आने लग जाता है, ये फूलने लग जाता है। तो एक बच्चा क्या मतलब क्या इंटरफेरेंस निकाल सकता है, क्या सोच सकता है, इसमें क्या लग रहा है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं पूछे, तो इसमें पूछे कि हो क्या रहा है। तो अगर ऐसी चीज़ें होती तो क्या करते हैं, तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें सिंपल समझ में आ रहा है कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है जिसके अंदर कोई गैस है। कौन सा गैस हो सकता है, ये हाइड्रोजन गैस हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पे a metal ribbon X burns in oxygen with dazzling white flame forming a white ash Y. Okay, write the correct description of X, Y and which type of reaction it is. ठीक है, तो एक dazzling white flame, ये कौन सा रिएक्शन हो सकता है। ये एक एक्टिविटी के अंदर होता है
कौन सा एक्टिविटी, कौन सा रिबन, जहाँ पर भी ये रिबन वाला वर्ड आता है सब सारे बच्चों को याद होगा, ये mg वाली बात चल रही है। तो यहाँ पे mg कौन सा है, ये वाला। और जो वाइट ऐश फॉर्म होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हीट एंड लाइट इवॉल्व होता है, बट इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली एक्सोथर्मिक, इसमें लाइट बेस इवॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ना ये प्रैक्टिकल में भी आता है। द इमर्शन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, देखो ब्राउन फ्यूम्स सब में नहीं आता, ब्राउन फ्यूम्स कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में ही निकलता है। ब्राउन फ्यूम्स, ओके, ब्राउन फ्यूम्स आ रहा है हमारा, आ रहा है लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो बीकर में ब्राउन फ्यूम्स आते हैं। अब ज़रा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। The thermal decomposition of lead nitrate which produces brown fumes of nitrogen dioxide. Thermal decomposition of lead nitrate which produces brown fumes of lead oxide. Oxidation of lead nitrate forming lead oxide and nitrogen dioxide. Oxidation of lead nitrate forming lead oxide and oxygen. ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। देखो डिफ़िकल्ट मैं इन द सेंस बोल रही हूँ, देखो अगर कोई भी चीज़ जलती है ना, इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जल रही है ना। तो जब कोई भी चीज़ जल जाती है मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन कर रहे हैं इसका। तो तुम्हें पता है कि जब ये वाला पार्ट जब डीकम्पोज होगा वो हमेशा NaO2 बनाएगा। तो ये क्या होता है, इसका नाम क्या है, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें तुम्हें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, इसमें मतलब याद भी नहीं करना, एक ट्रिक होता है, सब याद मत करो, कुछ चीज़ याद कर लो, कुछ ये चीज़। मतलब अगर हम नेट नाइट्रेट के में बात कर रहे हैं तो नेट नाइट्रेट को हीट करने पे हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा, बस इतना सा याद कर लो। तो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में हमें एक सी में दिख रहा है और एक ए में दिख रहा है। सी में बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं ऑक्सीडेशन एक अलग ही चीज़ हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अलग होते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन है, ये देख लो एक बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रिएक्शन शोन इन द अबव स्टेटमेंट। ओके, इसमें क्या मिलता है हम लोग को, ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, ब्राउन पाउडर तो नहीं होता, ब्राउन पाउडर नहीं होता, ऐश कलर का होता है। कलरलेस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व, नहीं। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्राइट वाइट लाइट, यस। ये एक्टिविटी का क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा ही क्वेश्चन किए थे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। इसमें से एक ऑड बॉल है, कौन सा ऑड बॉल है, क्या लग रहा है? तो मुझे तो देख के ही बी लग रहा है, क्यों? क्योंकि सारे जो रिएक्शन है ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सब में दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सिर्फ इसी में एक फॉर्म हो रही है। कैसा रिएक्शन दिख रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 12 रीमा took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker, ठीक है, lead nitrate solution in a beaker and added appropriate amount of 4 ml of potassium iodide solution. What will she observe? Need question number 12 lead nitrate solution लिया है। lead nitrate solution में उसने क्या डाला है? पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया है। क्या ऑब्जर्व होगा? क्या ही हो जाएगा? PbI2 प्लस KMnO3 ऐसा कुछ होने वाला है सर, ऐसा कुछ होगा। तो क्या होगा? याद रखना पड़ेगा कि इसका कलर क्या है भाई, इसका कलर क्या है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है बी, येलो PPT, ठीक है। इसका जो कलर होता है, इसका कलर क्या होता है? येलो। ये याद करना पड़ता है। बच्चे फंस इसलिए जाते हैं क्योंकि बच्चों को लगता है ये आया कहाँ है क्वेश्चन, ये तो हमने नहीं पढ़ा था। पढ़े हो लेकिन डीप में नहीं जाता है। कभी कभार NCERT भी ऐसा क्वेश्चन देता है जो ना डीप में नहीं जा रहा है।
थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये बन जाता है धीरे, बस याद रखना कौन सा कलर। ऐसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी क्या बताया था, ब्राउन फ्यूम्स बताया था, तो वैसे ही जैसे ब्राउन फ्यूम्स है वैसे येलो पीपीटी। पीपीटी याद रखना है, पीपीटी का मतलब क्या होता है, रेसिड्यू निकलता है, जो सॉलिड रेसिड्यू बाद में जो बच लेफ्ट ओवर खाना जैसे हम फ्रिज में रखते हैं वैसा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। अब इन सब में केमिकल रिएक्शन कौन सा नेसेसरी है, केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या नेसेसरी होता है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। द रिएक्टेंट शुड बी ऑन द सेम स्टेट, रिएक्टेंट सारे सेम स्टेट में होने चाहिए, ये कंडीशंस है? नहीं। एनर्जी शुड बी सप्लाई टू द रिएक्टेंट, नेसेसरी है? नहीं। रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, तो बहुत वो है, सेम टेम्परेचर, ओके। देयर वुड बी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद, देखो फिजिकल कॉन्टैक्ट तो ज़रूरी है वरना तो रिएक्शन ही नहीं होगा, लेकिन नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी तो नहीं है। इसमें सी इज़ करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, देखो मैं बताती हूँ। रिएक्टेंट सेम टेम्परेचर में ही रखे जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो हम Na के साथ बात कर रहे हैं, HCl के साथ बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ना बहुत रिएक्टिव है, तो दोनों को सेम टेम्परेचर में रखना पड़ेगा तो ही फॉर्म कर पाएंगे। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन व्हेन लिड नाइट्रेट इज हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब, लिड नाइट्रेट को जब हीट करता है, अब भी हमने किया, अब भी हम लोग किए ये, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए तुम लोग बताओगे? तो इसका आंसर होना चाहिए, ये तो पता ही है, लेड डाइऑक्साइड तो आएगा, PbO भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। तो ये वाला मैं रिएक्शन लिखती हूँ, ये एनसीईआरटी का है, तो ये याद रखना पड़ेगा। कभी कभार इसमें ये भी आ जाता है कि ये नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान देना, इसे याद करना पड़ेगा। चल अब आते हैं 15 क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन का है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है। सबसे पहले ये रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन लिखते हैं, CuSO4 प्लस FeCu प्लस FeSO। देखो ये यहाँ से क्या हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हो गया है। एंड Fe क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, तो मैं बोलूँगी Fe ऑक्सीडाइज्ड हुआ है मैम, तो Fe क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जो ऑक्सीडाइज्ड होता है ना, देखो हमेशा याद रखना, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वही एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में। अच्छा 16, आइडेंटिफाई एक्स द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो अगर CaO, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, CaO CO3 को मैं हीट कर दूंगी तो क्या आएगा? क्विक लाइम और लाइमस्टोन में ही कुछ आने वाला है, क्योंकि जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आ नहीं सकता, क्या आ सकता है फिर? तो हमारा आ सकता है CaO क्या होता है हमारा, क्विक लाइम, है ना। तो आंसर क्या होगा, क्विक लाइम। ये आया है 2024 में। कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, क्या चलो। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन कभी डरना मत, हमेशा क्या करना है, इक्वेशन लिख लेना है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने तुम लोग के लिए ये इक्वेशन लिखते, देखो ये क्वेश्चन बोलने के लिए बस एनसीईआरटी में है, लेकिन ये एक्चुअली में नहीं है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो इसका ना इक्वेशन याद कर लो। मैं सिंपल बताऊंगी इक्वेशन लेकर, वो हॉल में जाके बैलेंसिंग करने जाओगे तो नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन याद करने से एक चीज़ देखना, बस एक चीज़ देखना है तुम लोग को, यहाँ KMnO4 ये हो क्या रहा है, ये अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक्चुअली ये रिड्यूस हो गया है। क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हो गया है। और रिड्यूस होने से क्या होता है,
ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है? ए। इसका आंसर क्या है? ए। बस, लेकिन ये टिपिकल टाइप का ऐसे जो क्वेश्चन है तो उन्हें याद करना पड़ता है। मैं नहीं बोलती बच्चे को वहाँ पर दिमाग लगाओ, नहीं, इसे याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ याद करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है? कौन सा रिड्यूस हुआ है? जो ऑक्सीडाइज हो, देखो ये Na क्या हो रहा है, देखो मैं लिख देती हूँ, 2Na + 2H2O इक्वल टू 2NaOH + H2। क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है यहाँ पे, है ना, तो मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। और जो चीज़ ऑक्सीडाइज्ड होगी वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो Na क्या हो जाएगा? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक कॉपर कॉइन को रखा गया है फरस सल्फेट में। एक सॉल्यूशन है किसका? फरस सल्फेट। फरस सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का कॉइन रखा गया, कॉपर मतलब Cu + FeSO4। क्या होता है? CuSO4 + Fe। ठीक है, तो क्या होगा? ये भी तुम लोग के एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ये ना एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये होगा भी? ये नहीं होगा बेटा। ऐसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो ये रिएक्शन होगा नहीं। और रिएक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा? रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम? स्लेकिंग लाइम मतलब स्लेकिंग लाइम का मतलब है कि ये इस चीज़ को बना रहे हैं, स्लेक लाइम को बना रहे हैं, स्लेक लाइम को बना रहे हैं। तो स्लेक लाइम को जब भी हम लोग बनाते हैं तो कैसा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चूने में जब पानी डालते हैं तो क्या होता है? बहुत हीट निकलता है, तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। In which of the following the identify initial substance remaining unchanged? मतलब remains unchanged. Initial substance unchanged रहेगा. Curdling of milk, formation of crystals by the process of crystallization, fermentation of grapes, digestion of food. तो अगर हम लोग देखें, कर्डिंग ऑफ मिल्क नहीं, एक बार नींबू का रस दिया तो बिल्कुल फट जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स भी एक बार हो गया तो ख़त्म। रिमेन्स अनचेंज्ड, तो क्रिस्टलाइजेशन ही एक चीज़ होती है जो रिमेन्स अनचेंज्ड होता है, क्योंकि एक बार क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है ना तो तुम बाद में भी उसे ओरिजिनल सब्सटेंस पे ला सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? बी। अच्छा, इसी के साथ ये MCQ का सेट जो चैप्टर 1 का है वो ख़त्म होता है। इसमें सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट कौन सा था? इसमें सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था तुम लोगों का बैलेंसिंग। ठीक है, तो बैलेंसिंग पे ज़्यादा फोकस करना। और बाकी जो क्वेश्चंस है, बाकी क्वेश्चंस जितने भी हमने देखे, हमें क्या आइडिया क्या मिला कि हमें एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस है ना उनको अच्छे से करना है। एंड जितने इक्वेशंस हमारे NCERT के जितने इक्वेशंस हैं उनको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, तो विद दिस मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड कमेंटिंग। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और बार बार अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो को रीड करना, बार बार देखना, बिना देखे करने की कोशिश करना, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, बाय।